सभी देखने वालों को मेरा प्यारा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि हरियाणा सरकार ने जून माह को टोटली पुराने चैप्टर्स जो अप्रैल और मई में के सिलेबस में कवर किए हैं हमने, उनका रिवीजन के पार्ट ऑफ व्यू से वो लोग चेक कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने वीकली क्विज भी कंडक्ट कर रहे हैं। वीकली क्विज के लिए लगातार क्विज क्वेश्चंस मॉक टेस्ट मैं प्रॉपरली बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ साथ मैं ये चाह रही थी कि जो चैप्टर कल की सैटरडे की क्विज में आने वाला है वो मैं आपको कवर करूं। थोड़ा सा शॉर्टली मैं उस पूरे चैप्टर को कवर करना चाहूंगी सो डेट आपका रिवीजन हो जाए। आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू ना जा करके एक हाफ एन आवर की वीडियो अप्रोक्सीमेटली आप कवर करो और आपको लगे कि हमारा चैप्टर मैम ने फटाफट करवा दिया है। मैं अर्चना अरोड़ा सभी देखने वालों का, सभी बच्चों का, सभी अध्यापकों का, नवोदय क्रांति परिवार का, सभी का इस केमिस्ट्री के चैप्टर 1 10th क्लास रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर के रिवीजन पार्ट में स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा ना लेकर के शॉर्टली सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी। ट्राई करूंगी कि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। जो बच्चे किसी वजह से पुरानी वीडियोस को कवर नहीं कर पाए थे वो भी कवर कर पाए। देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैं कहूंगी कि अपने घर, अपने वातावरण में, अपने आसपास हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, जैसे दूध का दही में जमना, पानी का बर्फ में जमना या बर्फ का पानी में पिघल जाना, पानी का वाष्प में कन्वर्ट होना, उसके अलावा भोजन का पकाना, भोजन का पाचन क्रिया, हमारी श्वसन क्रिया, हमारी जो सांस लेने की क्रिया, ये सारे परिवर्तन आप देखते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में दिख जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में होते हैं पर आपको दिखाई नहीं दे पाते। तो ये जो जितने भी परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन दो पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जब अब आपने कुछ काम किया, आपने दो चीजों को मिलाया, ये जो भी काम हुआ, और जब काम होने के बाद, कार्य होने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट, नई चीज आपके सामने आ जाए, एक नई चीज का आपके सामने अन्वेषण हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और उस रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो दो चीजें या तीन चीजें मिली हैं या जो भी चीजें आपस में कवर की है, उन्होंने एक दूसरे को मिला करके एक नई चीज का उत्पन्न किया है, उसको हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में। तो बेटे सबसे पहली बात यह है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमारी एक्टिविटी 1 में ही दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन में कुछ क्रियाकलाप, इसके बाद प्रैक्टिकल्स का भी एक वीडियो बना करके आपके सामने लाऊंगी। थोड़ा सा मटेरियल्स की कमी है इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्नर के थ्रू बर्न करते हैं और नीचे हम आप थोड़ा सा टिल्ट करके बर्न करेंगे तो क्या होगा, हम नीचे एक चाइना डिश रख सकते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए, उसके चेंजेस को देखने के लिए। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, उसका दहन होता है, तो क्या होता है, एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, बहुत चमकदार सी एक श्वेत कलर की लौ सी नजर आती है। और वो लौ नजर आने के बाद वो धीरे धीरे जल के एक राख के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाता है, व्हाइट कलर के। तो जो ये नया प्रोडक्ट हमने वो चाइना डिश में कवर किया, हमने उसको इकट्ठा किया जिस भी कंटेनर में, वो एक मैग्नीशियम रिबन बर्न हो चुका है, मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में दहन हो चुका है, रिबन और वायु मिल चुके हैं, उन्होंने एक नई चीज वो राख के रूप में, उस पाउडर के रूप में, व्हाइट पाउडर के रूप में आपके सामने ला दी है। तो जो ये नई चीज क्रिएट हुई, वो चीजें का आपस में संगमन हुआ और नई चीजें सामने आई, इसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो बेटे मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम बर्न हुआ किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसने क्या बनाया, ये जो नया प्रोडक्ट सामने आया व्हाइट कलर का पाउडर, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया के अंदर ये जब हमने उसी को किसी क्या कह सकते हैं आप कि किसी सिंबल्स के रूप में, प्रतीकों के रूप में या
आपने फॉर्मूलाज के रूप में यौगिकों के फॉर्मूला के रूप में, जब आपने सूत्रों के रूप में, जब आपने उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्रेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम साइंस, कुछ संकेतों के साथ, तो हमने इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक इसे क्या कहेंगे? समीकरण। तो जो चेंजेस हुए, अब आप जब बोलेंगे मैग्नीशियम रिबन दहन हुआ और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये बहुत लंबा सा प्रोसेस नजर आता है। जब हम उसी को सिंप्लीफाइड वे में, इजीएस्ट वे में, शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, तो हमने उसका एक तरीका निकाला कि मैग्नीशियम को हमने Mg उसके सिंबल के रूप में लिख दिया। ऑक्सीजन, जो कि वायु के लिए हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो दहन के लिए जो वायु यूज होती है ऑक्सीजन, उसको हमने O2 के रूप में लिख दिया और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल मैंने आपको साथ में एक्टिविटी के रूप में एक्टिविटी 1 को डिस्कस करते हुए दे दिया है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो दो चीजें मिली, दोनों चीजों ने आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया की, और ये दोनों चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? अभिकारक। क्या कहलाएंगी बच्चों? अभिकारक। और जो एक नई चीज सामने आई वो क्या कहलाएगी? उत्पाद। तो बेटे सबसे पहला हमारा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और जब दो चीजें जब सामने आती हैं तो वो किससे मिलके बन रही है और क्या सामने आउटपुट आ रही है आपके, वो क्या होते हैं? अभिकारक, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के दो हैं, पर यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एक एक दिखाई दे रहा है। तो जब कोई समीकरण संतुलित नहीं होता, एक ढांचा होता है सिर्फ कि इसने इसके साथ मिला और ये बनाया, तो उसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कंकाली रासायनिक समीकरण या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, कंकाली वर्ड कई बार बच्चों को नहीं ध्यान में। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे बच्चों कि एक और एक्टिविटी बताती हूँ मैं, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स, दानेदार जिंक। मैं बार बार इन क्वेश्चंस पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैंने यही क्वेश्चंस अपने मॉक टेस्ट में भी आपके लिए डाले हैं। तो दानेदार जिंक ग्रेन्यूल्स, उसको मैं सात समीकरण में कन्वर्ट कर रही हूँ। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उसके अंदर डिप किया जाता है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, तो वो क्या सामने आता है? जिंक जो होता है एक ग्रे ब्लू कलर का एक सब्सटेंस होगा, वो एकदम से चेंज हो जाता है वाइट उसमें, और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में आप देखेंगे कि एक गैस बाहर निकलती है। अब वो गैस का कैसे पता चलाया जाए कि वो कौन सी गैस है? तो उसके लिए एक हम बर्निंग मैस्टिक को उस रिएक्शन के पास लेके जाएंगे जहां पर वो रिएक्शन हो रही है, और जब अगर वो बर्निंग मैस्टिक के थ्रू पॉप 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 फट 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 किसी आवाज आने शुरू हो जाए, तो वो क्या इंडिकेट करती है? वो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन को इंडिकेट करती है। मतलब वहां कहीं हाइड्रोजन का उत्पन्न हो रहा है, हाइड्रोजन उत्पन्न हो रही है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब दानेदार जिंक ग्रेन्युलेटेड जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या कौन सी गैस बनाता है? ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली 1 मार्क टाइप में पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस बनाता है? H2 गैस बनाता है। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये आपका अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया मैंने कवर कर दिया है। कुछ एग्जांपल्स बैलेंस केमिकल। देखिए, जब हमें किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत होती है, हमें पता होना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने अणु इस चीज के मिले और कितने उसने वो बनाए, जिससे कि वो दोनों कंप्लीटली हम बता पाए। तो उसके लिए मैंने वैसे पूरी एक वीडियो दी हुई है, मैं यहाँ पे शॉर्टली 2-3 एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे बेटे एक ही कंकाली समीकरण मैंने दे रखा है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, N2 + H2 gives NH3। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम कि अब देखिए यहाँ पर N2 N के कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर N का कितना है? 1 है। यहाँ पर 1 है
अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने 3 हैं। अब हमें क्या करना है, इनको रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पर इक्वल होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन 9th क्लास में हमने पढ़े हैं। इनके थ्रू हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ तो नाइट्रोजन के तो कंप्लीट हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। अब ये जो 2 है ये पूरे इस फॉर्मूले पूरे सूत्र के लिए आइडेंटिफाई करता है। तो अब आप देखिए कि ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के साथ भी लगेगा, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 × 3 6 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो हाइड्रोजन के भी यहाँ कितने हो गए 6 हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं 6 है, यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने 2 हैं। तो 2 6 2 6 कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। H2 + O2 gives H2O। देखिए अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के कितने 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने 1 है। अब ये भी बैलेंस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए जी। इसके बाद पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। अब यहाँ पर भी 4 होने चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब इसके भी 4 हो गए, ये 2 हो गए, 4 और 2 4 और 2 क्लियर हो गया। इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एक चीज और, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो जो चीजें उसमें मिल रही हैं, मतलब हम एक दूसरे में कंबाइन कर रहे हैं, तो वो क्या करनी है, आपने सिंबल्स के रूप में, प्रतीकों के रूप में हमने लिख लेनी है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और वाटर बनाते हैं, तो जो 2 चीजें मिल रही हैं उनके बीच में हम क्या साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और बनाते हैं, बनाते मतलब प्रोडक्ट साइड पर आ रहा है वो, तो प्रोडक्ट साइड पर आने से पहले हम क्या लगाएंगे, ये एरो लगाएंगे दूसरी उस साइड जाने वाला। और क्या बनाता है, जल बनाता है, वाटर लगा देंगे। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो बात हो गई, उसके बाद मैंने बैलेंसिंग बता दी, पर कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को कंप्लीटली लिखना है तो हमें उसके भौतिक अवस्थाओं को लिखना जरूरी है। जैसे अगर कोई चीज उस समीकरण में, उस अभिक्रिया में ठोस रूप में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। अगर कोई द्रव के रूप में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, ब्रैकेट में हम L लिखेंगे। अच्छा, कोई गैस के रूप में है तो हम क्या लिखेंगे, उसके लिए G लिखेंगे। और अगर कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन है जो कि पानी में मिलके बन रहा है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एक्वस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ बात करते हैं हम कि ये हाइड्रोजन जो है गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और पानी जल बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे, तरल रूप में। तो इस तरह से आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन के साथ उसकी भौतिक अवस्थाओं को और विद दिस प्लस साइन एंड एरो साइन कंप्लीटली डिफाइन करना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, कई कुछ रिएक्शंस में इनसॉल्युबल का मतलब अविलय जो है एक ठोस पदार्थ भी बनता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें अवशेप बन जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या लिखते हैं, ये एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन में वो नीचे की तरफ इकट्ठा होता है, इसलिए उसके लिए हम एरो विद डाउनवर्ड डायरेक्शन हम शो करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। और कोई भी गैस जो है वो हमेशा कहाँ से निकलती है, ऊपर से निकलती है, बाहर निकल जाती है। अगर हम उसके लिए जगह खुली छोड़ दें तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाती हुई एरो को हम शो करते हैं। तो बच्चों इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। इसके बाद मैं आना चाहूंगी कि कभी भी कोई जो केमिकल इक्वेशन होती है, अब जब मैंने बात की जैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब उसके कुछ विशेषताएं हो सकती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अवस्था में परिवर्तन। कई बार क्या होता है कि आप किसी जैसे हमने अभी पढ़ा कि H2 + O2, हम गैस ले रहे हैं पर बन क्या रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो हम जब कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे अवस्था के रूप में परिवर्तन आ सकता है। दूसरा, कई बार हम कुछ रिएक्शंस करते हैं तो वो रिएक्शन एकदम गर्म हो जाती है, कि कई बार कुछ रिएक्शन जो होते हैं उनमें जो हीट है वो
एब्जॉर्ब करी जाती है, तो वो ठंडी पड़ जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम क्या बोलते हैं कि तापमान में परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया। इसके बाद कई बार क्या होता है, कलर चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जिंक का जो ब्लू ग्रीन कलर है वो डिफरेंटली व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के कुछ जो चेंजेस होते हैं वो कई बार, और कुछ में गैसेस का एवोल्यूशन होता है। जैसे अभी H2 का बताया मैंने कि जिंक का सेम रिएक्शन में देखिए, जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो कहाँ क्या क्या चीजें आ गई, अवस्था में परिवर्तन आ गया, दूसरा तापमान में परिवर्तन आ गया, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, रंग में परिवर्तन आ गया, और चौथा गैस बाहर निकली, गैस एवोल्यूशन हुआ। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं जो अधिकतर किसी भी रिएक्शन में हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी हो सकता है किसी में एक चेंज दिखाई दे जाए, किसी में 2 चेंज दिखाई दे जाए, किसी में सारी चेंज दिखाई दे जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत फास्टली कुछ ही टाइम में मुझे सारा चैप्टर कवर करना है, तो मैं शॉर्टली बताती जा रही हूँ आपको। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शंस के सिंबल्स पढ़ लिए हमने। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। बच्चों, सबसे पहला टाइप है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या जिसे कहते हैं हम संयोजन रिएक्शन। संयोजन बच्चों बात करते हैं इसकी, जैसे C+O2 gives CO2, H2+O2 gives H2O, N2+H2। मैं बैलेंस नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। तो फास्टली आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जहां 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल एक उत्पाद बनाते हैं, सिर्फ 2 या 2 से, ये 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं अभिकारक, पर प्रोडक्ट सिर्फ एक बने, मतलब सारे के सारे कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाए, उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रियाएं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको। कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, जब वो पानी में मिलता है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बुझा हुआ चूना। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी, किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? देखिए, 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सिंगल उत्पाद प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। एक बात बताना चाहूंगी, ये एक एक्टिविटी है आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी बुक में। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पता है कि बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना कहाँ यूज होता है बच्चों, दीवारों को रंगने में यूज होता है। तो चूने का पानी, चूना तो यूज करते हैं हम चूने का पानी। अब जब वो लग जाता है और थोड़े दिन, जैसे CO2 के कांटेक्ट में जब वो चूना आता है, तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद, ये देखिए मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको, मैं पहले लिख देती हूँ। CO2 के कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखते हैं कि रंग, जब आप दीवारों में रंग कर देते हैं तो धीरे धीरे CO2 उसके कांटेक्ट में आती है। आप देखेंगे 2 या 3 के दिन के बाद उसमें चमक सी पैदा हो जाती है, उस दीवार में चमक सी पैदा हो जाती है। वो चमक किसकी वजह से पैदा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो मार्बल होता है, संगमरमर होता है, उसका सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब बुझा हुआ चूना जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही बनाता है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था। इसके बाद मैं लेना चाहूँ, अच्छा एक बात और, कि जैसे ये रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, ये साथ में हीट बहुत अच्छी बाहर में निकालती है। आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं ना, काफी विगरसली होती है ये रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन होती है तो साथ साथ हीट बाहर निकलती है। ऐसी रिएक्शंस, एक और डेफिनेशन साथ में बताना चाहूंगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बनता है और साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। आप देखेंगे कि वो रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रही होगी वो गर्म हो जाएगा एकदम से। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, या हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगी कि जो श्वसन होता है, हम लोग सांस लेते हैं,
ये भी एक बहुत रेस्पिरेशन, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? जो खाना हम ग्लूकोज के रूप में खाते हैं वो धीरे 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 हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके थ्रू ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे CO2 और H2O में तो लिबरेट होता ही होता है, साथ साथ बहुत सारे अमाउंट में ATP के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी की करेंसी होती है, एनर्जी की यूनिट के होती है जो लिविंग सेल्स के लिए काम आती है, तो वो ATP के रूप में एनर्जी बाहर निकालता है। और वही एनर्जी जो है वो हम क्या करते हैं, अपने रोज के कार्यक्रम में, हमारा चलना, हमारा पढ़ना, हमारा खाना बनाना, हम जो सारा दिनचर्या करते हैं वो कर दिनचर्या में हम यूज में लाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, इसीलिए हम इस तरह की रिएक्शन को, श्वसन को क्या कहेंगे, वो श्वसन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद बच्चों हम लेंगे, इसके बाद बच्चों हम लेते हैं दूसरा टॉपिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन भी बोल देते हैं। अपघटन इसका मतलब है टूटना, वियोजन, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, ठीक है। अपघटन का मतलब भी टूटना होता है। तो जब उल्टा हो गया, कॉम्बिनेशन से उल्टा हो गया, क्लियर पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन, संयोजन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल रहे थे और प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना रहे थे, एक उत्पाद बना रहे थे। अब यहाँ क्या होगा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाएंगे, तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब इसको करने के लिए हमें किसी ना किसी रूप में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मतलब बिना किसी ऊर्जा दिए हम कोई भी चीज का विघटन, वियोजन नहीं कर सकते। तो वो ऊर्जा किस रूप में होती है, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में और विद्युत के रूप में। ये तीन हमारे सिलेबस में है। हम कहते हैं कि हमारे सिलेबस में तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऊष्मा से वियोजन अभिक्रिया, और उसके बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश से होने वाली, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब विद्युत से होने वाली वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन। ऊष्मा से अपघटन और वियोजन दोनों वर्ड यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे मैंने कहा, कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता है, हीट मतलब ऊष्मा प्रदान की हमने इसमें, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। CO2 है, गैस है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए एरो लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, नहीं तो G लिख दीजिए। तो ये देखिए, एक रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक अभिकारक किस में टूट रहा है, दो उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऊष्मा की प्रेजेंस। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। और ये कैसी अपघटन होगी, ऊष्मा की प्रेजेंस। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, प्रकाश की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड में, ग्रे कलर के सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली AgBr प्रकाश की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गई, प्रकाश ऊर्जा से को यूज करके कोई भी विघटन अभिक्रिया। ये दोनों रिएक्शंस कहाँ यूज में आती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी आपने सुना ही होगा, उस तरह की चीजों में वो यूज में आती है। इसके बाद विद्युत अपघटन का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पानी जो बनता है, जब इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत इसमें से चालू किया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं, एक अभिकारक टूट के किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, किसकी प्रेजेंस में, विद्युत के प्रेजेंस। तो इसके क्या कहेंगे हम, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि वियोजन अभिक्रिया में किस किस तरह की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा
मैं तीसरी टाइप की केमिकल इक्वेशन बताना चाहूंगी आपको, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है बेटा, देखिए ए प्लस बी सी, ये ए बी प्लस सी, एक यौगिक था, उसको एक मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। सी को डिस्प्लेस किसने कर दिया, ए ने कर दिया। क्यों, क्योंकि सी जो है वो कम क्रियाशील था, ए ज्यादा क्रियाशील था, इसलिए उसने अपनी जगह ले ली और सी को अलग कर दिया। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का कील डालेंगे, लोहे का कील, तो आप देखेंगे आयरन का कील जो है वो धीरे धीरे रिएक्शन जब होगी, अभिक्रिया होगी, तो आयरन का कील जो है वो क्या हो जाएगा, ये तो ग्रे कलर का सा होता है, लोहा सिल्वर ग्रे कलर का, और वो धीरे धीरे देखेंगे आप कि आयरन का कील जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कील का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर जो है वो आयरन की जगह ले लेगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर तो ब्लू होता नहीं, और आयरन पर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा, आयरन धीरे धीरे निकल जाएगा और कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। और कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरह के अभी देखिए ये हो जाएगा, क्या रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापित कर दिया, कॉपर, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। जो इस सीरीज में सबसे कम, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उस अपने से नीचे वाली चीज को डिस्प्लेस करता है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और इससे कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से हम विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको कहेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में बच्चों क्या होगा कि क्या होता है कि जब दो कंपाउंड होते हैं और जब उनके आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं, इस तरह की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जांपल होंगी BaCl2 का सॉल्यूशन लिया हमने, और उसके साथ हमने लिया सॉल्यूशन Na2SO4 का। अब इसने क्या किया, बेरियम ने सोडियम को, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आयन होते हैं, और सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। बन क्या गया, BaSO4 बन गया, मतलब बेरियम क्लोराइड के साथ था, सोडियम सल्फेट के साथ था, बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, और सोडियम जो है वो किसके साथ चला गया बच्चों, क्लोराइड के साथ चला गया। तो अब क्या बन गया, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड बन जाता है इसमें। तो इस तरह की रिएक्शंस को जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, फ्रॉम टू डिफरेंट सॉल्यूशन, दोनों ही यौगिक होने चाहिए और दोनों के आयंस आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, एक्सचेंज कर दे, सॉरी, तो उसे कहेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों तरफ से हुआ है, एक ही मेटल ने नहीं डिस्प्लेस किया, यहाँ बेरियम ने इसको किया और सोडियम ने इसको किया, तो इसीलिए हम कहते हैं द्विविस्थापन, दोनों तरफ से एक हाथ बढ़ना, तो उसे कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट कलर के अवशेप बनते हैं। इस तरह के अवशेपों के लिए मैंने आपको बताया था नीचे, मतलब आप देखेंगे कि जब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो नीचे एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस, टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर का सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल होगा, वो उसमें घुलेगा नहीं, और जब अघुलनशील पदार्थ नीचे इकट्ठा हो जाता है सॉलिड रूप में, उसको हम कहते हैं अवशेप। और जिस अभिक्रिया में अवशेप, इस तरह का अघुलनशील पदार्थ
ठोस पदार्थ नीचे इकट्ठा हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं हमको। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा बचा है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेडॉक्स, रेड ऑक्स दो वर्ड से बना है। रेडॉक्स, रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। अब बताते हैं हम, रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। इस बात का ध्यान रखना है, अपचयन और उपचयन। ठीक है बच्चों। अब ऑक्सीडेशन देखिए, जैसे Cu ने कॉपर मेटल को हमने थोड़ा सा बर्न किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक काली परत सी समा हो गई, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। तो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। किसी भी मेटल के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया। देख रहे हैं आप, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया इस अभिक्रिया को करते हुए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीडेशन। इसके बाद मैंने इसी को ही लेती हूँ मैं, कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोजन उसके थ्रू पास की, हाइड्रोजन गैस पास करी, तो क्या हुआ, दोबारा से ये जो है उल्टा प्रोसेस हो गया, ये विपरीत दिशा में रिएक्शन काम कर गई। कॉपर से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ कॉपर ऑक्साइड के था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है ना, मतलब ऑक्सीजन का लॉस होना। यहाँ ऑक्सीजन का संयोग था और यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन या रिडॉक्स, रिडक्शन अभिक्रिया। एक बात और बताना चाहूंगी बच्चों, जब किसी अभिक्रिया में, एक ही अभिक्रिया में रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी, मतलब अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली रिडॉक्स। रेड प्लस ऑक्सीडेशन एक साथ एक ही अभिक्रिया में जब रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जो है रिडॉक्स अभिक्रिया है, कैसे बताती हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो हमारा क्या हो गया, ये देखिए एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, रेडॉक्स। रेडॉक्स, रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया है जिसमें एक ही अभिक्रिया में रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। अब मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि जिस पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे हम अपचयन, अपचयन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम अपचयित पदार्थ। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या है, अपचयित पदार्थ, इसको बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस या अपचयित पदार्थ। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 उसको कहेंगे हम उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ या ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखिए ये मैंने आपको बता दी, 4 टर्म्स होती हैं किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया के अंदर। तो उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ तो बता दिए मैंने। अब आप एक चीज देखिए कि कॉपर ऑक्साइड, मैं सारा ये इरेज कर देती हूँ जिससे आपको इजी रहे, डिस्टर्ब ना फील हो।
तो अब आप देखिए कि कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन छोड़ी, किसकी मदद से छोड़ी? अगर यहाँ हाइड्रोजन ना होता, वो उसकी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट ना करता, ना ले लेता, तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन कहाँ छोड़ता? तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ी, पर किसकी मदद से छोड़ी? हाइड्रोजन की मदद से छोड़ी। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन को हेल्प करने वाला अपचायक, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? देखिए बैंक में कोई भी आपका खाता खुलवाता है या हेल्प करता है तो उसको क्या कहते हैं? वो एजेंट है उसका। उसी LIC के एजेंट होते हैं जो आपकी पॉलिसीज वगैरह बनवाते हैं, वैसे ही यहाँ अपचयन में हेल्प करने वाला अपचायक कहलाएगा या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कब होता? जब उसके पास कोई ऐसा कंपाउंड होता ना उसकी हेल्प करने के लिए जिसके पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कैसे मिली और उसने वाटर में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था जिसने अपनी ऑक्सीजन छोड़ी, तो इसकी मदद से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको समझ में आ गया, किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर चार चीजें होती हैं, एक तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस, एक ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चार चीजों का आपने जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंटली। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है MCQ टाइप में, और ये 2 या 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। पूरी केमिकल रेडॉक्स अभिक्रिया को पहले एक्सप्लेन करके आप उसको चारों पदार्थ को बताइए। है बहुत इजी, सिर्फ आपने ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरह से हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो सारी कंप्लीट हो जाती। अब मैं बात करना चाहूंगी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो है, पर कुछ उपचयन अभिक्रिया, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में भी होती है। कुछ ध्यान आ रहा है आपको? हाँ बच्चों, जैसे लोहे में जंग का लगना, आयरन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है, पर साथ में वाटर भी उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर के रूप में, नमी के रूप में काम करता है, तो वो क्या बनाता है? जंग बनाता है, XH2। ठीक है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है, और जंग लगता है। तो ये जो जंग लगना है, ये एक उपचयन अभिक्रिया का डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। सिल्वर में काली पड़ जाती है, सिल्वर H2S गैस की वजह से काली पड़ जाती है, उसमें सिल्वर सल्फाइड जमा हो जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, कॉपर हरा पड़ जाता है। ये सब कहीं ना कहीं किसके एग्जाम्पल है? ये ऑक्सीडेशन जो हमारे डे टू डे लाइफ में रिएक्शंस होती रहती हैं, उपचयन अभिक्रिया होती रहती हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों इन सभी को, चांदी का काला पड़ना, कॉपर का हरा लगना, लोहे में जंग का लगना, ये सारा किसके अंदर आता है? संक्षारण के अंदर। और लोहे में जंग को प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पेंट करिए या ग्रीस करिए या मोल्टन जिंक, पिघली हुई जिंक की लेयर लगा दी जाए तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने ध्यान रखने की। गैल्वेनीकरण में कौन सी मेटल यूज होती है? ये क्वेश्चन मैंने अपनी सीरीज में डाला हुआ है। गैल्वेनीकरण में कौन सी मेटल यूज होती है? जिंक मेटल यूज होती है, मोल्टन जिंक, पिघला हुआ जिंक यूज होता है जो कि लोहे में जंग लगने को प्रिवेंट करता है। तो ये सारे ही किसके एग्जाम्पल है? संक्षारण के। और संक्षारण किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का, वातावरण से, बाहर से, जो डे टू डे लाइफ में हमारे नॉर्मली काम आते रहते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है, जैसे हम खाना कुछ बना करके खुले में छोड़ देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं टेस्ट चेंज हो जाता है, और टेस्ट चेंज होने के साथ साथ उसमें स्मेल भी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आसपास के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, और ज्यादा देर, जैसे गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है तो उस समय पर वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ चीजें, और उस वजह से वो टेम्परेचर को विथस्टैंड ना करके वो खराब हो जाती है, उनमें उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं हम इंग्लिश में रेजिडिटी और हिंदी में बोलते हैं इसे विकृत गंधता। तो ये कुछ एग्जाम्पल। तो इसके लिए जैसे कुछ चीजों को हम पैक्ड रूप में यूज करते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट्स हैं या बिस्किट के पैकेट, तो पैक्ड यूज करते हैं। पैक्ड यूज करते वक्त उसमें कुछ इस तरह की एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, ऑक्सीकरण ना हो। ये सारे विकृत गंधिता भी एक तरह से एग्जांपल किसका है? डे टू डे लाइफ में ऑक्सीकरण का ही एग्जांपल है या उपचयन का ही एग्जांपल है। तो
वो उपचयन ना हो, इसके लिए हम ऐसी कुछ चीजें जो एंटीऑक्सीडेंट, जो उपचयन को रोकें, ऐसी कुछ चीजें हम डालते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है इस तरह के पैकेट्स में, सो डैट कि आप लोग जब खाएं उसको तो वो फ्रेश फील हो। और आप देखेंगे कि चिप्स के पैकेट को खोल के आप कुछ देर के लिए खुला छोड़ दो तो आपके चिप्स जो है वो नरम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोबारा से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से मैंने शॉर्ट और सिंपलेस्ट वे में ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कवर कर लिया। छोटी मोटी बातें हो सकता है रह गई हो, बट मुझे होप है कि आपके आने वाली सैटरडे क्विज में आपको ये चैप्टर इस तरह से रिवाइज हो जाएगा, और जो मैं मॉक टेस्ट सीरीज आपको दे रही हूँ उसके थ्रू आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप जो बच्चों का ये चैप्टर रह गया था उनको थोड़ा सा ब्रीफिंग मिल जाए, और जिन्होंने पहले भी किया हुआ है और काफी चैप्टर्स का काफी टाइम का ब्रेक आने की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में किया था हमने, ये चैप्टर किसी तरह रिवाइज हो जाए। तो ये शॉर्टली मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।